नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात गंगा के रौद्र रूप की। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और गंगा की तेज धार की वजह से दक्षिणी तट पर बसे गांव कटने के कगार पर पहुंच गए हैं। सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के बाबूपुर और संतन नगर समेत आसपास के गांव को NH 80 से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग गंगा की तेज कटाव की चपेट में आ गया है। ये सड़क 200 मीटर से भी अधिक गंगा में समा चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किस तरह से कट कट कर गंगा में समाती जा रही है और गंगा की धार ने धीरे धीरे सड़क को नीचे से पूरी तरह से खोखला कर दिया है। सड़क कटने से ग्रामीणों का NH 80 से संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं ग्रामीणों में दहशत है कि कहीं घर भी कटाव की चपेट में न आ जाए। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कटाव रोकने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत स्थित संत नगर जो पथ है, यहाँ का रजंदीपुर संत नगर पथ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो कटाव है काफ़ी तेजी से हो रहा है। सड़क जो बनी हुई थी यहाँ पर वो पक्की सड़क को पूरी तरीके से कटाव में बह चुकी है और 200 मीटर लगभग यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर कटाव हो चुका है और जो पक्की सड़क बनी हुई थी वो गंगा में विलीन हो चुकी है और यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि अब उनके घर का क्या होगा। वहीं कहीं से भी कोई सरकार की ओर से कोई पहल यहाँ पर जियो बैग देने की जो बात होती है या कटाव विरोधी काम होता है वो यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर और क्या देख रहे हैं, क्या हाल है आप लोग का यहाँ पर। यहाँ पे कटाव का बहुत एक्सेस जा रहा है। अब किस रास्ते से जाएगा ये गांव वाले को पता नहीं है। अगर दूसरा रास्ते नहीं है कोई जाने का। कितना आबादी यहाँ पर? आबादी इस संत नगर में 100 घर है। बाबा क्या कटाव कैसा हो रहा है? पहले कटाव सर इधर से जो कटा जमीन पर ले तो है हम लोग से खेलो कमेलो छे आहे कटी का फिर हमरा से नजर में हमरा से रहे सर कोई देखने वाला कोई सरकार भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए। अभी कटाव हो रहा है, प्रशासन की ओर से कोई देखने आया? ना आज तक नहीं आया। कैसे रहते हैं यहाँ पर? डर के मारे से हम लोग बहुत इसमें विराम में हो रहे हैं। गंगा नदी में यहाँ पे रहने के लिए शरण है सर, क्योंकि हम लोग रहे आज 3 साल से कोई भी MP विधायक MP आता है उनको भी कहते हैं हम लोग, लेकिन हाँ हो जाएगा लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अधिकारी कुछ CO आए थे, उन्होंने देखा जरूर, लेकिन जो कटाव विरोधी काम इसको रोकने के लिए काम होना चाहिए वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और ग्रामीण दहशत में है कि अगर उनका गांव कट जाएगा तो आखिर वो कहां जाएंगे। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो लोगों की शिकायत जो है वो प्रशासन तक भी पहुंची और इनकी समस्याओं के तरफ ध्यान नहीं दिए जाने से लोगों के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है। मैंने जेबे भगवान मारी से पुणे में जेबे कि केपम जे को ठारे नहीं छे रास्ता रो कोई देखने के लिए कोई देखने लिए हमरा से नहीं छे। सांसद विधायक कोई नहीं, एकदम कोई देखने नहीं छे हमरा नहीं का है लिए नहीं छे, कोई लिए नहीं छे देखैला। ऐसे रहे छे पुनी के हम जाए आवे रे व्यवस्था नहीं छे, केना रहबे केना रह जेबे। रोड कट गया, आप क्या कीजिएगा? रोड कटी गेले देते रोड तो केना तब न मसनी निकलबे जेबे। कितना तेजी से कट रहा है गांव? खूब तेजी से कटी रहले छे, एकदम छियो बियो एकदम। कोई देखे वाला करे वाला छेबे नहीं करे त के देखते करते कहियो ऐथे नहीं छे कोई घुरी के देखैला। तो लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। बारिश ने कई शहरों की सूरत को बिगाड़ दिया है। सड़कें, मोहल्ले और घरों में जल जमाव की बात तो छोड़ दीजिए, अस्पतालों का भी हाल बेहाल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पानी में डूबे खेत और सड़कें, तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां भले ही गंडक के जलस्तर में लगातार कमी हो रही हो, लेकिन सदर प्रखंड के रामनगर में कई सड़कें और खेत अभी भी पानी में डूबे हैं। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। विभूतिपुर प्रखंड के दलसिंह सराय शाहपुर रोड में वैती नदी पर बना अप्रोच पथ
5 रोज पहले पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह से बाहर हो गया, जिसके बाद लोग लकड़ी का पटरी डालकर किसी तरह आ जा रहे थे। लेकिन अब पानी अप्रोच पथ के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण 5 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इस पार से उस पार जाने के लिए डायवर्सन एकमात्र विकल्प था यहाँ पे, जो कि अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके फिर यहीं 100 मीटर का रास्ता तय करने के लिए 5 किलोमीटर दूर घूमना पड़ रहा है। बहुत गंभीर समस्या है। डाइवर्सन तो बहुत गलत समस्या है, जो आने जाने के लिए इतना त्रुटि है जो नाम मत लीजिए। इस पार का आदमी इस पार और उस पार का आदमी उस पार। समस्या देखिए यहाँ से कैसे हो रहा है। मधुबनी में भी रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में करीब 7 पंचायतों में बाढ़ की आहट से लोग सहमे हुए हैं। कोसी और सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बसे करीब दर्जन भर गांव के लोगों के लिए बाजार हाट या अस्पताल तक जाने के लिए नाव ही सहारा रह गया है। अब ये आने जाने का बस ये नाव ही सहारा रह गया है। बस हाँ यही सहारा है। तो ये मतलब अगले 3-4 महीने बस ये, और कुछ उपाय नहीं है यहाँ पे? जी नहीं, अभी जब तक पानी रहेगा तब तक बस यही एक उपाय है। छपरा में भी बारिश से जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल के RT-PCR लैब, डायलिसिस और पोस्टमार्टम रूम समेत कई विभाग पानी में डूब गए हैं। इससे मरीजों और डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार, छपरा से संतोष कुमार, मधुबनी से अमित रंजन के साथ समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर कटिहार से, जहां पर खेत में बकरी चराने को लेकर एक बड़ा बवाल हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। साथ ही घर के लोगों से मारपीट भी की गई। घटना बलरामपुर थाना क्षेत्र के करनिया गांव की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ शाकिर, जलालुद्दीन के साथ कई लोगों ने मारपीट की है और घर में आग लगा दी गई। तस्वीरें आपके सामने, 2 पक्षों की मारपीट में देखिए घर को आग लगा दिया गया। परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई। तो मामूली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बकरी चराने के एक मामूली सी विवाद को लेकर के 2 पक्ष जो हैं वो इस कदर एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए कि जमकर मारपीट की जाती है, घर को आग तक लगा दी गई। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार सुराग तलाशने में जुटी हुई हैं। इस मामले में ब्लास्ट के तार अब तक कई राज्यों से जुड़ चुके हैं। वहीं सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से 6 संदिग्ध नजर आए, जिनमें से 4 को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बेपर्दा होगा दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट का राज। 6 संदिग्धों और 6 शहरों से जुड़े ब्लास्ट के तार। मोहम्मद सुफियान का सामने आया कश्मीर कनेक्शन। दरभंगा में ब्लास्ट, निशाने पर था हिंदुस्तान। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में है। अब सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, उससे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के पीछे का राज जल्द बेपर्दा होने की उम्मीद है। अब तक ब्लास्ट के तार देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं, जिनमें यूपी, बिहार, झारखंड और तेलंगाना है। सीसीटीवी फुटेज में 6 संदिग्ध दिखे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स दिखे हैं जो एक कार के डिक्की से पार्सल को उतारते दिख रहे हैं। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे, ये भी संदिग्ध दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों के गाड़ी नंबर के आधार से इनकी पड़ताल की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। 6 में से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच पार्सल पर लिखे मोहम्मद सुफियान के कश्मीर जेल में बंद मोहम्मद जावेद से तार जुड़े हैं। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने को लेकर मोहम्मद जावेद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। वहीं मुजफ्फरनगर गई
बिहार रेल पुलिस की एक टीम भी एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डीएसपी वो सारे सीसीटीवी फुटेज का भी कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं वहाँ के पदाधिकारियों के साथ। तो अभी अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें प्रगति हो रही है। अब जान लीजिए दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में अब तक क्या जानकारी मिली है और कौन से सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। ये साफ है कि सिकंदराबाद से पार्सल भेजा गया था, लेकिन दरभंगा में कौन रिसीव करने वाला था ये साफ नहीं हो सका है। ये भी जांच एजेंसियों के पास जानकारी है कि मोहम्मद सुफियान के नाम का पार्सल था, लेकिन भेजने वाले कौन थे सीसीटीवी फुटेज के बाद अब तस्वीर साफ हो पाएगी। पार्सल पर मिले नाम के आधार पर जांच में मोहम्मद सुफियान अरशद का पैन कार्ड मिला है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वही सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। बंडल के बीच शीशी में केमिकल से ब्लास्ट का शक है, लेकिन शीशी में कौन सा केमिकल था ये साफ नहीं है। कपड़े के बीच शीशी में केमिकल मिला ये जानकारी है, लेकिन क्या ये केमिकल दरभंगा मॉड्यूल का ड्राई रन था ये जानकारी जुटानी बाकी है। पार्सल पर एक मोबाइल नंबर दर्ज है जो यूपी के मुजफ्फरनगर शामली में रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, लेकिन मोबाइल सिम किसके नाम से रजिस्टर्ड है ये अब तक साफ नहीं है। जाहिर है जब अनसुलझे सवालों का जवाब मिलेगा तब ही ब्लास्ट में शामिल लोगों को पकड़ना आसान होगा और पूरी साजिश का खुलासा संभव होगा। लेकिन सवाल है कि क्या दरभंगा मॉड्यूल को एक बार फिर से एक्टिव करने की साजिश है? क्या बिहार या देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनआईए ने पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद हथियार और विस्फोटक मामले में भी जांच शुरू कर दी है। हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल जी के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनआईए की टीम पहुंची बिजौल गांव। नक्सली नंदलाल के घर एनआईए की टीम। नंदलाल के घर मिले थे विस्फोटक। पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद अवैध हथियार और विस्फोटक मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। जहानाबाद के कडौना ओपी के बिस्टॉल गांव में हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। जहानाबाद पुलिस के साथ एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने परशुराम सिंह के घर और बागीचे का भी बारीकी से निरीक्षण किया। दरअसल 31 मार्च को एसटीएफ ने बिस्टॉल और पटना में छापेमारी की थी। टीम ने परशुराम सिंह समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले थे, जिसके बाद विशेष कोर्ट की पहल पर 21 जून को जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। हम लोग के यहाँ कडौना ओपी क्षेत्र अंतर्गत जो इस ग्राम बिस्टॉल है, इसमें एक उग्रवादी को हम लोगों के द्वारा हथियार के और उसके बम के जो निर्माण सामग्रियाँ हैं उनके साथ में गिरफ्तार किया गया था। तो उसी के संबंध में सेंट्रल एजेंसी जो है पूछताछ के लिए आई। इधर गिरफ्तार नक्सली परशुराम सिंह के भाई ने अपने दोनों भतीजों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। पूरा गांव उग्रवादी के नाम से मशहूर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे लोग को पकड़ के ले गए, बच्चा लोग तो दोषी नहीं, चोर तो हम हैं। बरामद हथियार और विस्फोटकों को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। एनआईए की टीम इस जांच में जुटी है कि आखिरकार नक्सलियों ने किस मकसद से पटना जहानाबाद में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जुटाए थे। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद में संझौली के छुलकर गांव में एक परिवार को मदद की जरूरत है। दरअसल गांव के देवमुनि यादव के 3 दिव्यांग बच्चे हैं जो न तो चल पाते हैं और न ही अपना कोई काम कर पाते हैं। माता पिता बच्चों की देखभाल में लगे रहते हैं। इस बारिश में उनका घर गिर गया। अब ये परिवार गांव के हाई स्कूल में शरण लिए हुए है। फिलहाल उप प्रमुख की मदद से इनका पेट तो भर जा रहा है, लेकिन इन्हें मदद की दरकार है ताकि ये अपना
खुद का घर बना सकें। देखो 3 किलो के तो बीमारी के चलते पहुँचल इलाज संबंध में तो हम अपना से जहाँ तक भरपाई करे खातिर कोशिश कैनी, लेकिन सक्सेस ना भइलन जा। लोग के पैर के जो शरीर से लोड बुए तो नहीं ले पावत, पैर लोग को न गोल, हाथ न गोल, घर नहीं थे, घर द्वार नहीं थे, घर गिर गए। कैसे गिर गई? बुनी से बरसात में, बरसात आयल तो गिरल। अब कैसे गिरल? सब ढलान ढमलाई रहे, गिरल तो वह मधु जी अली तो हमने के स्कूल पर व्यवस्था कर दिली। परिस्थितियां और मौसम की मार रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के छुलकार गांव में एक परिवार है उस पर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो परिवार देख रहे हैं, इस परिवार के 3 बच्चे जो हैं वो दिव्यांग है, पूर्णतः दिव्यांग है, न चल पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हें खाना भी खिलाना होता है तो जो अभिभावक हैं वो लोग इन्हें मुंह में खिलाते हैं, तब जाकर इनके मुंह में निवाला जाता है। और ये काफी गरीब परिवार है। आपको मैं बता दूं कि इनका जो कच्चा मकान था वो भी मकान जो है बारिश में गिर गई है। आलम यह है कि इन्हें अब एक स्कूल है, आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय है, यादव उच्च विद्यालय है, संझौली प्रखंड के अंतर्गत आता है। और इसी विद्यालय के बरामदे में इन लोगों को शरण मिला है। तो इनका मकान जो था कच्चा मकान वो भी गिर गया है। और ये पूरा परिवार जो है, इन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों बच्चे दिव्यांग हैं। इनके मम्मी हैं, इनके पापा हैं, पिता हैं, वही लोग इनको खिलाते हैं, तब जाकर काफी विकट परिस्थिति में ये परिवार यहाँ एक विद्यालय के प्रांगण में अपना दिन काट रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। रोहतास जिले में सिपाही के पद पर कार्यरत 4 युवाओं ने बिहार पुलिस के अवर निरीक्षक की परीक्षा पास की है, जिसके बाद रोहतास के एसपी आशीष भारती ने चारों जवानों को सम्मानित किया। सफल 4 अभ्यर्थियों में 3 लड़कियां हैं जिन्होंने सिपाही की नौकरी करते हुए दारोगा की परीक्षा पास की है। अब सब इंस्पेक्टर बने भागलपुर की साधना, बक्सर की अंकिता, छपरा की नीलम के अलावा वैशाली के जंदाहा के मोहम्मद शहजाद ने भी ये सफलता हासिल की है। एसपी आशीष भारती ने कहा कि बिहार पुलिस में सेवा देते हुए इन युवाओं ने जो प्रदर्शन किया है वो प्रशंसनीय है। फिर इसका पीटी का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद हम लोग का फिजिकल के बाद सर अभी फिलहाल जो मेरिट लिस्ट आया है 3-4 दिन पहले, उसमें हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। दरोगा की जो बहाली प्रक्रिया होती है पूरा का पूरा जो बिहार पुलिस का सिलेबस रहता है उससे थोड़ा बहुत ही अलग होता है। और हम लोगों का तैयारी पहले से कुछ था ही और कंटिन्यू रहा। और आगे मेरी बहन, मम्मी पापा और पूरे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। इस वजह से हमको थोड़ा जो भी टाइम मिलता था उन लोगों के सपोर्ट से हम तैयारी जारी है। काफ़ी चैलेंजिंग काम करते हुए भी उन्होंने यह सफलता हासिल की है। यह दर्शाता है कि अगर आप लगातार और सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो निसंदेह आपको सफलता जरूर मिलती है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने वर्चुअल मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया है। साथ ही इसी हॉल से लोकसभा अध्यक्ष के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत है और कॉन्फ्रेंस हॉल विधानसभा और विधायकों के बीच संवाद का माध्यम बनेगा। तो हमारे पास साधन है, उसका सदुपयोग कैसे करें, इसके लिए सब गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और सरकार की सजगता और लोगों की गंभीरता के साथ चिंतन कोई बेहतर फलाफल देगा, ये हम लोगों को भी उम्मीद है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया है और इस वर्चुअल हॉल के जरिए मीटिंग किया जाना, यहां से संवाद स्थापित करना बेहद महत्वपूर्ण। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, जिसमें दरभंगा ब्लास्ट में आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आईएसआई का हाथ इस दरभंगा ब्लास्ट मामले में
निकलकर सामने आता हुआ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताते चलें कि 17 जून की वो तारीख जब पार्सल में ब्लास्ट होता है और उसके बाद एक एक करके कड़ियां जब खंगाली जानी शुरू हुई, जोड़नी शुरू हुई, तो इसके तार कटिहार और उसके साथ ही साथ झारखंड के चतरा तक पहुंची। और अब टीम जो है लगातार इसके पीछे के संदिग्धों को, सूफियान को, साजिद को, इन तमाम लोगों को तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन जो बड़ी खबर इस पूरे घटना के बाबत सामने आती हुई कि आईएसआई का हाथ इस दरभंगा ब्लास्ट मामले में सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में जब ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के बाद कई स्तरों पर जांच की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। कहा गया कि क्या यहां पर एक बार फिर से दरभंगा मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश तो नहीं है? क्या ये एक ड्राई रन के तौर पर तो नहीं किया जा रहा था, जिसके सफलता के बाद इस तरह के और इस चीजों को पार्सल के जरिए भेजने की कोशिश होती, विस्फोटक को भेजने की कोशिश होती, जिस बाबत अब जीआरपी की टीम जो है वो इस वक्त दरभंगा से सिकंदराबाद में भी मौजूद है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। और सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, एक बड़ी जानकारी और कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का सबब भी कि आईएसआई भी अब बिहार में सक्रिय नजर आता है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे विवाह, क्योंकि बिहार जो है पहले से भी जो आतंकी संगठन है उसके लिए सेफ जोन रहा है। और चूंकि ये बिहार जो है नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बांग्लादेश का पास का इलाका है, तो ऐसे में लगातार जो आतंकी जो है उनके लिए सेफ जोन के तौर पे वो आतंकी इस्तेमाल किया करते हैं। और इसी मोटिव के साथ जो है, जो हमारी आधिकारिक सूत्रों से जो बात हुई है, चाहे हम एटीएस की बात कर ले या रेल पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर ले, तो दोनों ने ही ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो है आईएसआई का हाथ था और उनके साथ ही एक नए तरीके से एक नया मॉड्यूल जो है वो खड़ा करने की कवायद हो रही थी। ये जो है बिहार सेफ जोन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, धमाका कहीं और होना था। फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो आधिकारिक सूत्र जो है वो नहीं देना चाह रहे हैं। इतना जरूर उन्होंने कहा है कि एक बड़ी साजिश जो है वो भारत में एक राज्य है, विशेष राज्य, जहां पे डालाने की कवायद जो चल रही थी और उसके लिए जो है सेफ जोन, सेफ कॉरिडोर के तौर पे बिहार को इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस तरह से पटना ब्लास्ट जो हुआ था, बोधगया ब्लास्ट जो हुआ था, उस समय रांची को जो है, रांची के हिंदी पीढ़ी इलाके को जो है वो सेफ जोन के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। उसी तरीके से दूसरे राज्य में धमाके कर रहे थे और बिहार को जो है एक सेफ कॉरिडोर जोन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पे स्लीपर सेल्स को इकट्ठा किया जाना था, उनको जो है ट्रेनिंग देनी थी कि कैसे बम तैयार किया जाता है, कैसे विस्फोटक जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जब पूरी प्लानिंग जो है अंतिम पड़ाव पे पहुंचती, अंतिम अंजाम पर पहुंचती, तो फिर जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए स्लीपर सेल्स होते हैं वो उस ठिकाने पे, उस जगह पे, उस राज्य में जाकर के विस्फोट करते, जहां उनको टारगेट दिया गया था उनके आकाओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब पूरी प्लानिंग जो है वो लगभग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। एटीएस के जो अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है हम लोग नतीजों पर पहुंचेंगे। रेल एडीजी जो है निर्मल कुमार आजाद से भी कल हमने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पे हम बहुत हद तक जो है सही दिशा में हमारी जांच चल रही है। चाहे हम मुजफ्फरनगर की बात कर ले या फिर हम बात सिकंदराबाद की कर ले, तो दोनों ही जगहों पे जो है लगातार छानबीन चल रही है और जल्द नतीजों पर पहुंचने का दावा जो है वो बिहार पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती हुई जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। आईएसआई का हाथ इस पूरे ब्लास्ट के बाबत सामने आता हुआ। और बिहार सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट तय किया है और इसके तहत युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम जारी है। देखिए, आज अब तक बिहार में कुल कितने लोगों ने लगवाया है कोरोना का टीका।